हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। जो हम लोग विज्ञान के यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाए थे, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब हमको बताना है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है और उसके उदाहरण। देखिए, जब संक्षिप्त टिप्पणी पूछे तो आप लोग समझ लीजिए उदाहरण भी आपको देना, कोई भी अपक्रिया हो अगर आपको पूछेगा तो उदाहरण सहित लिखिएगा, जिससे आपको नंबर कटने में कोई दिक्कत ना हो, नंबर कटे ना। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया का मतलब यह होता है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण का मतलब होता है साल्ट, लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। मतलब क्या पढ़े कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अम्ल ले रहे हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी क्रिया करा दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो क्या होता है, यहां से बनता है NaCl और H2O। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर मतलब जल। तो आप लोग उदासीनीकरण अपक्रिया में ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अभी आपको बता दिए, क्या ले लें, HCl ले लें, HCl की क्रिया NaOH से करा दें तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। जैसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं। अगर H2SO4 की क्रिया आप करा दो और कोई दूसरा क्षार ले लो, जैसे मान लो हम ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, अगर इससे क्रिया करा दो तब भी आपको क्या बन जाएगा, CaSO4। क्या बन जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और क्या बन जाएगा, जल बनेगा, H2O बनेगा। अब देख लीजिए ऑक्सीजन संतुलित है कि नहीं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2, 4 संतुलित अपक्रिया हो गए। तो ऐसे आप लोग मतलब किसी भी के साथ भी क्रिया करा सकते हो। मतलब कोई भी अम्ल या क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण तथा जल ही बनाएंगे। अगर जल बनाते हैं, ऐसा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे ना। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। हमको बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताना है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे
विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो या अपचयन विभव हो, उनके घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे जाते हैं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, और कुछ जो होते हैं हाइड्रोजन के बाद रखे जाते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। इनके हमको गुणों के बारे में बताना है। इनके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमसे 2 गुण पूछे, इसलिए हम लोग 2 गुणों के बारे में उल्लेख करेंगे ना। तो इनके गुण क्या है, निम्नलिखित हैं ना, बताते हैं 2 गुणों प्रमुख गुण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख गुण, उत्तर विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख गुण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के, विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख गुण, प्रमुख गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे। पहला गुण यह कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक तत्व के ऊपर वाला तत्व, मतलब किसी तत्व के ऊपर वाला जो तत्व होता है उसको उसके जलीय विलयन में क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऊपर वाले का इलेक्ट्रोड विभव अधिक होने के कारण अपने से नीचे वाले तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो पहला गुण हम लोग यही लिखेंगे ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व, ऊपर स्थित तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को, नीचे स्थित तत्व को, नीचे स्थित तत्व को उसके जलीय विलयन में, उसके लवण के जलीय विलयन में, उसके लवण के जलीय विलयन में, उसके लवण के जलीय विलयन में उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। मतलब क्या समझे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला गुण हम लोग समझ रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित तत्व होता है वो अपने से नीचे स्थित तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से या उसके जलीय विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जिंक, मतलब जो जिंक है, जिंक धातु जो है, ये आपको पता होगा कॉपर धातु से ऊपर स्थित हो है। आप लोग अगर सक्रिय श्रेणी याद होगा तो आप लोग को देखेंगे जो जिंक धातु होती है वो कॉपर से ऊपर होती है। अब मान लीजिए हम क्या लिए, कॉपर सल्फेट ले लिए, कॉपर का लवण लिए ना, तो जब कॉपर के लवण का जलीय विलयन लेंगे, जलीय विलयन के लिए आप लोग को पता होगा AQ दिखाया जाता है, एक्वस। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में क्या करता है, अगर जिंक के साथ क्रिया करा दी जाए तो जिंक इससे क्या है, प्रबल क्रियात्मक, मतलब प्रबल है, सक्रिय श्रेणी में इसके ऊपर है। तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा। मतलब क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और कॉपर धातु को बाहर कर देगा। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये आपको पता ही है, कॉपर कहो या इसको आप तांबा भी कह सकते हो ना, ये इसका जलीय विलयन होता है। ये तो था हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला गुण। पहले गुण में आप लोग लिख सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व अपने से निचले स्थित तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। चलिए ठीक है, दूसरे गुण पे लिखते हैं। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित तत्व है वो हाइड्रोजन को किसी भी अम्लीय विलयन से विस्थापित कर देता है। दूसरा क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में
विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास Fe हो और Fe की क्रिया करा दें H2SO4 के साथ, किसके साथ करा दें? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, या आप Fe की क्रिया HCl के साथ करा दीजिए, मतलब किसी भी अम्ल के साथ करा देते हैं ना, किसी भी अम्ल के साथ करा सकते हैं। मान लीजिए पहले चलिए ठीक है HCl ही ले लें, तब H2SO4 लें ना, मान लीजिए HCl ले लिए। अब Fe की क्रिया अगर HCl से कराएंगे तो क्या करेगा? अभी आपको हम बताएं कि Fe जो है इस विलयन से क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा किसी भी अम्ल से। अब हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो हाइड्रोजन को आप लिख दीजिए, ये विस्थापित हो गया। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? अणु के रूप में लिखा जाता है, इसलिए H अकेला कभी नहीं लिखा जाता है। तो आप हाइड्रोजन विस्थापित किए तो क्या बन गया? FeCl3, मतलब फेरस क्लोराइड बन गया। मतलब कहने का हमारा क्या मतलब हुआ कि बताया गया कि कोई भी अगर क्या हो, आपके पास हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अगर लिया जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी से, तो हमेशा क्या करेगा? अम्ल में से किसको विस्थापित कर देगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इसको आप संतुलित कर लीजिए। देखिए Fe इधर अकेला है, इधर अकेला, Cl इधर 3 है, इधर Cl 3 है, इसको आप 3 कर लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 इधर 3, अब संतुलित करने में समस्या होने लगी, तो इसलिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन को पहले संतुलित करेंगे, इधर 3 इधर 2, तो अगर हम क्या करें इधर 3 कर ले, तब हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर 3 ही रह गया। तब इसका मतलब क्या है? इधर हमको क्या करना पड़ेगा? 6 हाइड्रोजन लेंगे। अगर 6 हाइड्रोजन लिए तो इधर क्लोरीन कितना हो गया? 3, तो अब क्लोरीन को भी 3 करना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 2 अब यहाँ पर क्लोरीन को संतुलित करने से के कारण Fe भी हमारा क्या हो गया? असंतुलित हो गया। इधर Fe 2 हो गया, इधर अकेला हो गया, इसलिए यहाँ पर भी क्या करना? 2 Fe लगाना पड़ेगा। इससे आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण क्या होते हैं। और भी गुण हैं, लेकिन आप में अभी 2 ही गुण पूछा गया था, 2 ही गुण पूछता है, इससे अधिक नहीं पूछता है, तो आप लोग लिख सकते हैं इतना। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब, बताना है क्या होता है जब बुझे हुए शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाए। मतलब हमको बताना है कि अगर शुष्क बुझा हुआ चूना हो, अगर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए या उसकी क्रिया कराई जाए तो क्या होगा। तो उसका केवल हमको क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। मतलब उसके बारे में थियरी नहीं लिखना, केवल हमको समीकरण लिखना, और कैसे लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। आप लोग को पता होगा चूना क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है। आपको पता होगा, एक दिन बताए थे इस क्रिया को सफेदी करने के प्रयोग में, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन बताया था कि CaO जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसको हम चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसी CaO की क्रिया जल के साथ करा दी जाती है, H2O के साथ करा दी जाती है, तो हमको प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और CaO की क्रिया जब किसके साथ? H2O के साथ करा दिया जाता है, तो ये जो हमको प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये इसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। तब हमको क्या बताना है कि बुझे हुए चूने में के साथ क्या करना है? क्लोरीन गैस को क्रिया करानी है। चलिए ठीक है, हम लोग क्रिया कराते हैं। बुझा हुआ चूना लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया करानी है क्लोरीन गैस, मतलब Cl2 के साथ। क्या है ये? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। जब क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है CaOCl2। क्या प्राप्त होता है? CaOCl2। क्या प्राप्त हो जाता है? CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। और क्या प्राप्त होता है?
CaCl2 हो गया और H2O प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? H2O, Ca और H2O। CaOCl2 जो होता है इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम क्या करेंगे, बिना बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा ना। चलिए ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है, बस इसमें क्या था, उसमें बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करना था और इसमें क्या है, कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाए। क्या बताना है? सोडियम बाइकार्बोनेट से किसकी क्रिया करानी है? एथेनोइक अम्ल की क्रिया करानी है। चलिए ठीक है, एथेनोइक अम्ल का आप लोग को फार्मूला पता होगा। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है C2H5 COOH लिख दोगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, गलत हो जाएगा। आप लोग को लिखना है एथेनोइक एसिड का फार्मूला था CH3COOH। आपको पता होगा दो कार्बन अगर कहीं कार्बन संकलित तो उसको एथ कहा जाता है, तो एथ में अगर COOH ग्रुप उपस्थित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो एथेनोइक एसिड की क्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए और चाहे क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए ना, इसका दो नाम है। तो क्या करना है कि अगर हम क्या करें, एथेनोइक एसिड की क्रिया अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें तो होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करता है, जो सोडियम होता है ये सोडियम क्या करेगा? H को विस्थापित कर देता है, मतलब क्या बना लेता है? CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम एसीटेट। क्या बना लेता है? सोडियम एसीटेट बना लेता है। और क्या बनता है? H2O ना, क्या बनता है? H2O और CO2 बनता है, H2O और CO2। देखिए ये जो H2O और CO2 है ये तो बनता है H2CO3। क्या बनता है? H2CO3। ये जो H2CO3 मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, कुछ ही सेकंड में क्या करता है कि किसमें? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब किसमें टूटता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये अस्थायी, तो इसलिए हम लिखते हैं H2CO3। इसको H2CO3 को हम लिख देते हैं H2O और CO2 ना। इसके स्थान पे आप H2CO3 भी लिख सकते हैं, H2CO3 भी लिख सकते हैं, समझिए ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसमें भी कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सांद्र डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाए। मतलब क्या होता है जब क्या करें हम, क्या ले, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका एथेनोइक की क्रिया किसके साथ कराएं? एथेनॉल के साथ कराएं। जब क्या होता है बताना हमको कि एथेनोइक की क्रिया एथेनॉल से कराएं, कब? जब क्या हो, H2SO4 की उपस्थिति हो। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं, उसको लिख लेते हैं, केवल समरासायनिक समीकरण ही लिखना है। हम लोग एथेनोइक लिख लेते हैं अम्ल CH3COOH को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेनॉल का मतलब ऑल किसमें जुड़ता है? एल्कोहल ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? C2H5 पर क्या उपस्थित है? OH ग्रुप उपस्थित है। तो क्या होता है जब इन दोनों से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या किया जाता है? इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। मतलब क्या बन जाता है? CH3CO C2H5 और क्या बाहर हो जाता है? इससे जल बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? जल बाहर हो जाता है। इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। ये क्या है जो प्राप्त हुआ हमको? इसका क्या नाम है? एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है। मतलब कहने का क्या मतलब कि इसमें क्या होता है जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल की क्रिया हम एथेनोइक अम्ल से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं।
तो अब हम लोग इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहें और अपने मित्रों के पास और भी जो आपके गुरुजन हो या भी जो भी आपसे संबंधित हो सबके पास भेजते रहें। आप लोग लाइक या कमेंट करते रहें। जो भी कमियां हो, जो भी आपको ना समझ में आए, आप लोग कमेंट में बताएं, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे ना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमको बताना है कि विलयन का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान आप लोग को पता होगा। पीएच मान को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम सोरेनसन था। इन्होंने बताया कि इसकी खोज से हमको किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगता है। मतलब विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय, उस पर इन्होंने एक स्केल दिया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो पीएच क्या है, विलयन का पीएच क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान उस विलयन के H प्लस आयन की, विलयन का पीएच मान उस विलयन के H प्लस आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? विलयन का जो पीएच मान होता है उस विलयन के H प्लस आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। पीएच मान की खोज किसने किया था? पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिससे हम किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बता सकते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विलयन के अगर पीएच मान पर कोई आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है या पूछ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि विलयन का पीएच मान उस विलयन के पीएच मान की जो H प्लस आयन की जो शक्ति होती है उसको बताता है। पीएच मान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम सोरेनसन था। पीएच मान की खोज से हम लोग क्या बता सकते हैं? किसी भी विलयन के में अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। क्या बताना है कि असंतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित क्या कर देना, हमको बताना है। हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए, ये हमको बताना है। ठीक है, बता रहे हैं। तो आप लोग सुने होंगे संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आप लोग पता, पहले तो हमको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या? देखिए ऐसे यौगिक जिसमें केवल क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन तत्व कहते हैं या हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोग अगले क्वेश्चन में भूल गए थे बताने के लिए, जैसे आप पीएच मान या पीएच वैल्यू का मान पूछ रहा था, उसमें एक चीज और भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें आप लिख देंगे, थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा। अगर मान लिया जाए कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वो क्या हो,
7 से कम हो। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? अम्लीय विलयन। इसको उसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगर क्या हो, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसको आप क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। अगर पीएच मान जो है, जो पीएच वैल्यू है, अगर वो क्या हो जाए 7 के बराबर हो जाए, तो अगर क्या हो जाए 7 के बराबर हो जाता तो विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन विलयन हो जाता है। कैसा? उदासीन विलयन। अगर विलयन का पीएच मान क्या हो जाए, अगर वो 7 से अधिक हो जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा? तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। मतलब अगर पीएच मान 7 से कम तो अम्लीय, अगर पीएच मान 7 के बराबर तो उदासीन, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा तो विलयन क्षारीय हो जाता है। पीएच स्केल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से समझाइए। मतलब बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी आपको समझाई दिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हमको बताना संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। चलिए ठीक है, हम लोग लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या पा जाए? सिंगल बॉन्ड पाया जाए। मतलब किन्हीं दो कार्बनों के बीच अगर एकल सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन, या कह सकते हो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, के बीच, के बीच एकल, के बीच एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है, पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाए जाते हो? एकल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा इंक डाल लें हम लोग। 1 मिनट आप लोग रुकिए रुकिए। ठीक, क्या बोले कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता हो, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं एल्केन, सभी एल्केन, सभी एल्केन, सभी एल्केन। अगर आप लोग आईपीएससी नाम पढ़े होंगे तो एन किस लिए जुड़ता है आप लोग को पता होगा। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं दिखता है कार्बन सिंगल में, उसके लिए एन जोड़ा जाता है। डबल बॉन्ड दिखता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आइन। तो जितने भी एल्केन होते हैं सब क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं CH4, CH4 इसको मेथेन कहते हैं।
CH4 C2H6, इसको आप क्या कह सकते हैं, एथेन कह सकते हैं। C3H6 होगा, आप C3H8 लिख लीजिए, इसको आप प्रोपेन कहते हैं। या आप लिख लीजिए C4H10, ये क्या होता है, ब्यूटेन होता है। या आप लिख सकते हैं C5H12, इसको आप पेंटेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेंटेन कह सकते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। इसकी आप संरचना देखेंगे तो मेथेन की संरचना आप देखेंगे, कार्बन होता है, कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये संरचना होती है। ये किसकी संरचना होती है, ये मेथेन की संरचना होती है। एथेन की आप संरचना देखेंगे तो एथेन की संरचना में देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तभी तो हमारा एल्केन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, अब ये कार्बन एक बॉन्ड बनाए तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बनाए। आपको पता होगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, इसको आप देख लीजिए। ऐसे ही आप प्रोपेन की संरचना देखेंगे तो प्रोपेन की संरचना कितने कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। आपको पता होगा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, देख लीजिए। ये सब आप देखेंगे एग्जाम्पल किसके आपको देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के देखेंगे। इसके भी आप देख लीजिए, ब्यूटेन की भी संरचना बना लीजिए। ब्यूटेन की संरचना में कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे। आप यहां पर भी देख लीजिए, हाइड्रोजन संख्या गिन लीजिए। यहां पर भी देख लीजिए, आपको ब्यूटेन की मिल जाएगी ना, 3 3 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन हो गए। आप पेंटेन की संरचना देख लीजिए इसी समय, 1 2 3 4, आप लोग देखेंगे, हाइड्रोजन गिन लीजिए। ठीक, तो ये आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप डिटेल में लिख सकते हैं, इतना डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप परिभाषा लिख दीजिए, आप यही एग्जांपल लिख दीजिए। इसको आपको हम समझाने के लिए बता दिए कि सब में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देख लीजिए, आपको जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं, सब में देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड ही नजर आते होंगे। तो अगर ऐसा कहीं दिखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख ले हो तो हम इसको मिटाएं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में समझाएं। तो आप लोग लिख लीजिए, 1 सेकंड हम रुक जाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएं। ठीक, एंड डालते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए, जब कभी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रिसहसंयोजक बन पा जाए, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो अगर ऐसा आपको कहीं भी मिल रहा है तो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए, संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई और पदार्थ ना जुड़े, अगर जुड़ेगा तो वहां पर वियोजन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कुछ दिखाई देगी। लेकिन इसमें क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वहां पर कोई पदार्थ आकर जुड़ सकता है ना, इससे आप लोग व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ना, अधिकतर। तो जैसे आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच
के बीच, कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध पाए जाते हैं, द्वि या त्रि आबंध पाए जाते हैं, पाए जाते हों, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विआबंध वाला और एक त्रिआबंध वाला। तो एग्जाम्पल एक ही साथ बता रहे हैं। एग्जाम्पल में सभी एल्कीन जो होता है, एल्केन आपको बता दें, सभी एल्कीन क्या होते हैं? आपके क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सभी एल्काइन भी क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन में जैसे एल्कीन में आप लिख सकते हैं जैसे C2H2, आप लिख सकते हो कार्बन C2H4 ना। जैसे इसमें देखिए मेथेन आप नहीं बना सकते हैं, मेथिन नहीं बना सकते। मेथिन क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि मेथ का मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड बनेगा नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तब हम उसको एल्कीन कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे? C2 से ही स्टार्ट करेंगे, C2H4। इसको आप क्या कह सकते हैं? एथीन कह सकते हैं, एथीन। इसकी संरचना आप बना सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा दीजिए और उसके बाद हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ऐसे। देखिए एथेन की संरचना। आप प्रोपीन की संरचना बना लीजिए। प्रोपीन, प्रो का मतलब 3 कार्बन और इन जुड़ा तो एक्स का मतलब एक कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, 2 ही बचे। यहाँ पर 3 बनाया तो 1 बचा, तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं दिखा सकते, 1 बना है तो 3 बचे। ये हो गया प्रोपीन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। प्रोपीन का मतलब होता है C3H6, इनको आप क्या लिख सकते हैं? C3H6। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोपीन, एल्केन के। एल्काइन के रूप में जैसे आप लिख सकते हैं C2H2 का मतलब एल्काइन। ये कौन सा है? एथाइन है। ये कौन सा एल्काइन है? एथाइन है। जैसे आप लिख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये किधर सिंगल बॉन्ड। ये एथेन की संरचना हो गई। और भी इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लीजिए एक और लिख देना प्रोपाइन की, इसको लिख दिया जा रहा है प्रोपाइन की। प्रोपाइन का फार्मूला होगा C3H4। जैसे आप लोग एग्जांपल देख लीजिए C3H4 का। जैसे मान लीजिए प्रोपाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। मान लीजिए इस पर पहले कार्बन पर लगा दे हैं। अगर पहले कार्बन लगाया तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, बचा कितना? 1 हाइड्रोजन। ये देखिए ये कार्बन 3 एक 4 बॉन्ड बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे देखिए 1 बॉन्ड बनाया तो कितने बचे? 3 बचे। तो इस प्रकार आप लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से समझा सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आप लोग बेहतरीन ढंग से लिखने का प्रयास करिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन ढंग से प्रयास करिए। जो भी हम लोगों से त्रुटि हो या कोई भी समस्याएं हो, आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ना। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कल मिलेंगे। ठीक है, आप लोग बस प्रयास करिए कि पढ़ने की कोशिश करिए। डेली जो भी वीडियो डाला जाए उसको आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, रिपीट करते रहिए। जो भी समस्या होंगी उसको हम लोग निवारण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।